वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो लेक्चर में आज हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित लगभग 50 एमसीक्यूज हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। क्लास 12th इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है या फिर आपके बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहां पे भी नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक कवर किया गया है सिलेबस में, तो उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न में से घरेलू आय हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय में दो प्रकार की मुख्य रूप से अवधारणाएं होती हैं। एक तो होती है घरेलू आय और दूसरी आपकी होती है राष्ट्रीय आय। तो जब हम घरेलू आय की बात करते हैं, घरेलू आय का मतलब किससे होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को क्या कहा जाता है? घरेलू आय कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब हम केवल देखो जो राष्ट्रीय आय है उससे संबंधित बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे समुच्चय हैं। आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सारे मार्केट बेस्ड भी होते हैं, सारे फैक्टर कॉस्ट भी होते हैं। लेकिन जब हम केवल घरेलू आय बोलते हैं, जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम का जो मीनिंग आपका अर्थ लिया जाएगा वो किसी लिया जाएगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से। और जब राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, नेशनल इनकम की हम बात करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में इसको हम क्या पढ़ेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर या साधन लागत पर। तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो आपकी कौन सी है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी। और जो घरेलू आय होती है वो आपकी कौन सी होती है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। अगला देखिए, सकल एवं शुद्ध में किस बात का अंतर होता है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट। अब देखिए राष्ट्रीय आय की जो आप अवधारणा पढ़ते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक घरेलू हो या फिर नेशनल, तो इसमें हम यूज करते हैं, देखिए आपका एक होता है जैसे जीडीपी, तो जी का मतलब उसमें किससे होता है? ग्रोस से। ठीक है, ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या हो गया? जिसमें डेप्रिसिएशन घिसावट व्यय शामिल होता है। और जब आप नेट की बात करोगे तो नेट का मतलब क्या होता है? जिसमें से हमने मतलब जो ग्रोस आपका है, जो सकल है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को हटा दिया है। मूल्यह्रास को अगर आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। तो सकल और शुद्ध में जो अंतर होता है वो किसका अंतर होता है? मूल्यह्रास का, डेप्रिसिएशन का होता है, जिसको घिसावट व्यय भी कहा जाता है। अगला देखिए, डोमेस्टिक इनकम इज विच कंसेप्ट। ठीक है, घरेलू आय जो है वो किस प्रकार की अवधारणा है? तो जब हम घरेलू आय की बात करते हैं तो घरेलू आय में हम क्या पढ़ते हैं? एक देश की जो घरेलू सीमा है उसमें जो उत्पादन हुआ है एक वर्ष की अवधि में, उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो किस प्रकार का हो जाएगा? टेरिटोरियल। ठीक है, मतलब जो आपकी सीमा होती है उसके अंतर्गत किस प्रकार की आय जनरेट की गई है एक वर्ष की अवधि में, उसी को हम सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय एवं घरेलू आय में अंतर होता है। तो देखिए राष्ट्रीय वाला जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक तो देखिए आपका होता है ग्रोस और दूसरा होता है नेट। तो ग्रोस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। ठीक है, मूल्यह्रास का। जब ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। दूसरा आपका होता है डोमेस्टिक घरेलू, और एन का मतलब होता है यहाँ पे राष्ट्रीय, नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है कि हमारी जो घरेलू सीमा है उसमें जो उत्पादन हुआ उसको आप क्या कहोगे? घरेलू, डोमेस्टिक कहेंगे। लेकिन उसमें विदेशों से प्राप्त जो आय होती है NFIA, उसको अगर आप प्लस कर दोगे, ठीक है, NFIA को अगर हम प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेशनल आ जाएगा। तो डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है? NFIA का। और तीसरा आपका जो डिफरेंस आपको याद रखना है वो कौन सा है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, नेट NIT।
ठीक है। जो आपका फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में किसका अंतर होता है, NFIA का। ठीक है, जो घरेलू आय है उसमें अगर आप NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अगला है बाजार कीमत सम्मिलित करती है। ठीक है, बाजार कीमत जो होता है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए मार्केट प्राइस में एक तरह से क्या होता है, टैक्स जुड़ा होता है। जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट, उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट किस में बदल जाएगा, मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि बाजार कीमत में क्या सम्मिलित होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित होता है। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ने से क्या होगा, बाजार कीमत एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है। अनुदान और अप्रत्यक्ष कर के बीच में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और इस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अगर आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NIT को ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा हमारा। अगला है राष्ट्रीय आय में शब्द राष्ट्रीय का अर्थ होता है। ठीक है, आप जैसे नेशनल NNP की अगर हम बात करें, चाहे हम GNP की बात करें, तो ये बीच में जो N है वो किसको बता रहा है, नेशनल को बता रहा है, राष्ट्रीय को बता रहा है। और राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, हमारे देश के जो सामान्य निवासी हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो भारत में काम करके पैसा कमाते हैं या बाहर जाके अपनी सेवा देके पैसा जो कमा रहे, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है एक वर्ष की अवधि में, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे वो सेवाओं का हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए सामान्य निवासियों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया है वो राष्ट्रीय में शामिल होगा, और जो सामान्य निवासियों द्वारा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय शब्द आ गया, मतलब राष्ट्रीय शब्द जो आपका आ गया वो किसका है, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का, हमारे देश के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया है उसमें, मतलब वो हमारी घरेलू सीमा में कमाया गया है या फिर विदेशी सीमा में, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हमारे देश के जो निवासी हैं, चाहे वो हमारे देश में पैसा कमाया उन्होंने, चाहे उन्होंने विदेशों से पैसा कमाया, दोनों को हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है। तो राष्ट्रीय शब्द का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमारे देश के निवासियों के द्वारा वस्तुओं का, सेवाओं का जो उत्पादन किया गया है उसका मूल्य लेते हैं हम। अगला है सकल शब्द का आशय। मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जब हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं पढ़ोगे तो उसमें जो पहले लिखा होता है G लिखा होता है, ठीक है, चाहे वो GDP लिखा हुआ है चाहे वो GNP लिखा हुआ है, तो ये आपका जो G है, जी का मतलब क्या होता है, ग्रोस, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, सकल। और सकल जो है वो क्या बता रहा है कि इसके अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, वो भी सम्मिलित हैं। ठीक है, मूल्यह्रास एक तरह से क्या है, शामिल। तो ग्रोस का मतलब क्या हो गया, जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित हैं, और नेट का मतलब क्या है, जिसमें से हमने मूल्यह्रास को घटा दिया है। ठीक है, मूल्यह्रास जिसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला है बाजार कीमत होती है। ठीक है, बाजार कीमत का मतलब क्या हो गया, एक वर्ष की अवधि में हमारे देश में जो भी उत्पादन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मतलब बाजार मूल्य कितना है, बाजार मूल्य को ही हम क्या कहेंगे, बाजार कीमत कहेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी घरेलू अवधारणा है। तो घरेलू के लिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए आप बात करते हो GNP की, GDP की, या NDP हो सकता है, ठीक है, NDP हो सकता है, या आपका हो सकता है NNP हो सकता है। तो देखिए बीच में जहां पे भी आपका D लिखा होगा, ठीक है, इस D का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, घरेलू। तो बीच में जो D लिखा होता है वो किसको बताता है, घरेलू को। और देखिए यहाँ पे ऊपर जो
एन लिखा हुआ है, ये बीच में एन लिखा हुआ है, ये किसको बता रहा है? राष्ट्रीय को। मतलब ये जो है वो राष्ट्रीय अवधारणा है और बाकी ये दोनों कौन सी हैं? घरेलू अवधारणा है। तो अब आपको यहाँ पे पहचानना इनमें से कि कौन सी घरेलू अवधारणा है इनमें से, ये सारी। ठीक है, बीच में सब जगह देखिए डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी घरेलू अवधारणा है, ये भी घरेलू है, ये भी घरेलू है। घरेलू में आप बाजार कीमत भी हो सकती हैं और साधन लागत भी हो सकती है, चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे हो, लेकिन बीच में डी लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक, घरेलू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा है जिनके बीच में एन लिखा होगा? कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या है, थोड़ा करेक्शन, राष्ट्रीय अवधारणा इनमें से नहीं है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, नॉट ए नेशनल कंसेप्ट। तो नेशनल कंसेप्ट कौन सा होगा? जिसके बीच में क्या लिखा होगा? एन। पहले जी आ गया, बाद में अगर पी है, लेकिन बीच में अगर एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय अवधारणा है, नेशनल कंसेप्ट है आपका। तो देखिए बी, सी और डी ये तीनों किस प्रकार की अवधारणा है? नेशनल। जबकि ए जो लिखा हुआ है वो आपका बीच में डी लिखा हुआ है, ये घरेलू अवधारणा है। तो आपको पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा नेशनल कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्रीय अवधारणा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है। तो तीन बातें आपको याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय में किसका अंतर होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, NFI का। फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत और ये बाजार कीमत जो होती है उसमें किसका अंतर होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। तो बाजार कीमतों पर यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर, ठीक है, तो साधन लागत और बाजार कीमतों में किस चीज का अंतर होगा? आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हैं उसमें अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है? नेट और ग्रोस में। ठीक है, ग्रोस का मतलब क्या हो गया? जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, इंक्लूड है। और जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे ग्रोस में से तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ NFIA इज नेगेटिव, यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपकी क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब विदेशों से जो हमको फैक्टर इनकम मिली है, ठीक है, जो हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनको विदेशों से जो आय प्राप्त हुई है और जो हमने विदेशों को भुगतान किया है। अब देखिए विदेशों को जो भुगतान किया है वो क्या है? ज़्यादा, और हमको रिसीव्ड हुआ है वो क्या हुआ है? कम। इसका मतलब विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जब हमने दूसरों को जो पेमेंट किया है, भुगतान किया है वो ज़्यादा है और हमको अगर कम मिला है तो वो क्या होगा? ऋणात्मक को दर्शाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, विल बी लेस देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आपका इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल बी मोर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, विदेशों से जो हमको आय मिली है उसकी तुलना में विदेशों को जो हमने भुगतान किया है वो ज्यादा है। मतलब आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जब ये दोनों बराबर होती, मतलब जितना हमने विदेशों को भुगतान किया है, माना कि विदेशों को हमने भुगतान किया है 100 का और प्राप्त भी हमको कितना हुआ है? 100 का। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो NFIA है, ठीक है, वो कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? NFIA 0। ठीक है, 0 कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशियों को आय जो हमने दी है, दोनों का अंतर क्या होगा? बराबर। ठीक है, दोनों को मतलब दोनों का अंतर 0 होगा। जितना हमने पेमेंट किया है उतना ही हमको मिला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? NFIA जो होगा वो 0 होगा।
तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो इसी से रिलेटेड है कि NFIA पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब हमको जो पैसा मिला है विदेशों से वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो हमने उनको पेड किया है। ठीक है, जो हमने उनको दिया है, मतलब हमारी जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, विदेशों से जो प्राप्त आए हैं, NFI जो है, सॉरी NFI तो इसका दो डिफरेंस होता है, विदेशों से जो हमको आय प्राप्त हुई वो ज़्यादा है और हमने भुगतान किया है वो कम किया है, तो हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, तो विदेशों से प्राप्त आय अगर धनात्मक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो NNP फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होगा, NDP फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा, देखिए कि जो NDP फैक्टर कॉस्ट होता है, NDP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसमें अगर आप क्या प्लस कर दोगे, NFIA, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास में आ जाएगा NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, घरेलू, और इसमें हमने NFI को ऐड कर दिया, ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखिए NDPFC अगर मान लेते हैं आपका कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये मान लीजिए कितना है, 100, और NFI जो है, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आप कुछ भी लीजिए, माना कि कितना है, 20 है। तो देखिए NNPFC कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा, 120। अब देखिए यहाँ पे NDP फैक्टर कॉस्ट कितना है, 100 है, NNP फैक्टर कॉस्ट कितना है, 120 है, कौन ज़्यादा है, NNP फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऋणात्मक है, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका क्या है, ऋणात्मक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, NIT को जोड़ते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो पूछा हुआ, फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस देन मार्केट प्राइस, या फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, माना कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है, 100 है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष का ऋणात्मक है, NIT क्या है आपका, ऋणात्मक है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अगर मान लीजिए NIT कितना है, -20 है, तो -20 है, तो MP कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आपका रिजल्ट आया ऐसे कि जो NIT है अगर नेगेटिव होता है तो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी और मार्केट प्राइस क्या होगी, कम। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट विल बी मोर देन मार्केट प्राइस। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास कभी भी नहीं हो सकता है, डेप्रिसिएशन जो है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। अगला देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं, राष्ट्रीय मापने के लिए 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड या जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मूल्यवर्धन विधि को क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी कह सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड के ही नाम हैं। अगला है, विच एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जब हम वैल्यू एडेड मेथड का मतलब प्रोडक्शन मेथड जो आपकी है उससे अगर हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इकोनॉमी होगी उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन हुआ है उनके मूल्यों को हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा, GDP मार्केट प्राइस आएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, GDP मार्केट प्राइस पे आएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए,
उत्पादन इकाइयों को समूह में किया जाता है। मैंने आपको भी बता दिया कि जब आप वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में हम क्लासिफाइड करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला देखिए, मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना हम प्रोडक्शन मेथड से करेंगे, उत्पादन विधि से करेंगे, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को हम नहीं लेंगे। ठीक है, मध्यवर्ती केवल हम जो फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करेंगे। स्व उपभोग की जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, अपन खुद के उपभोग के लिए जो सेवाएं हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता है। जैसे घर पे मम्मी खाना बना रही है जैसे, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। और फिर पुरानी वस्तुएं जो होती हैं उनके मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है, निम्न में से सही है। ठीक है, निम्न में से क्या सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से अगर हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जीडीपी मार्केट प्राइस आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। और ये किसके बराबर होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन के बराबर ही होता है। मतलब जो ये लिखा हुआ है ये आपका जीडीपी एफसी नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, जीडीपी मार्केट प्राइस ही होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करने पर जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। निम्न में से साधन आय का घटक नहीं है। ठीक है, नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना अगर आप आय विधि से करोगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपका क्या होता है, मजदूरी या वेतन के रूप में होता है। ठीक है, सैलरी या वेजेस हो सकती हैं। प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है आपका, प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और रेंट आ जाएगा, तो ये भी आपका शामिल होगा। और फिर उसके बाद में जो लोग अपना खुद का बिजनेस करने वाले उनकी इनकम को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब साधन आय में हम जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री को हम साधन आय का घटक नहीं मानेंगे। ये आपका प्रोडक्शन मेथड में यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साधन आय का पूछा हुआ है। अगला देखिए, निम्न में से प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका क्या क्या आएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका एक तो रेंट आ जाता है, तो रेंट और रॉयल्टी आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जो मध्यवर्ती उपभोग व्यय हैं वो प्रचालन अधिशेष में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मचारियों का पारिश्रमिक का घटक है कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो उनको मजदूरी और वेतन जो नकद रूप में दिया जाता है या फिर अन्य सुविधाओं के रूप में दिया जाता है, जिससे रहने के लिए मकान दे दिया, तो ये भी आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा। उसके बाद में उनका जो पीपीएफ अकाउंट होता है, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में अगर उनका जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसका जो योगदान है उसको भी हम शामिल करेंगे। मतलब ये सारी चीजें आपके कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सम्मिलित की जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से लाभ का घटक नहीं है। ठीक है, लाभ में हम क्या करते हैं, जो निगम कर हैं उसको भी सम्मिलित करते हैं, डिविडेंड्स जो होते हैं लाभांश उनको भी हम सम्मिलित करते हैं, और जो निगमों की बचतें होती हैं जिनको हम रिटेन अर्निंग्स कह सकते हैं, इन तीनों को लाभ का घटक माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा। अगला देखते हैं, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो इलीगल एक्टिविटीज से इनकम होती है उसको हम नहीं लेंगे, जो आकस्मिक लाभ होते हैं उनको हम नहीं लेंगे, जो ट्रांसफर इनकम होती है जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, स्कॉलरशिप हो गई आपकी, ठीक है, उनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। और फिर जो पिछली बचतों से अगर भुगतान किया गया है तो उसको भी हम नहीं लेंगे। मतलब ये तीनों चीजें नहीं ली जाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से आय विधि के घटक नहीं हैं। सॉरी, यहाँ पे आय विधि नहीं आना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए था, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, व्यय विधि। तो देखिए व्यय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इसके कौन कौन से घटक होते हैं आपके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, जहां पे सी आपका क्या है, उपभोग व्यय को दर्शाता है। ठीक है, आई आपका क्या है, पूंजी निर्माण को दर्शाता है, निवेश व्यय को। जी का मतलब आपका सरकारी व्यय से होता है, और एक्स माइनस एम का मतलब किससे होता है, शुद्ध निर्यात से। तो ये सारे जो घटक है वो आपकी व्यय विधि में होंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण का मतलब सकल निवेश की बात कर रहे हैं। तो सकल निवेश में हम क्या करते हैं, जो स्थिर निवेश होता है उसको भी शामिल करते हैं, और माल सूची निवेश को भी शामिल करते हैं। ठीक है, स्थिर आपका क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण को भी हम लेंगे, और माल सूची निवेश को हम कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में। सकल घरेलू पूंजी निर्माण का मतलब आपका हो गया है सिंपल, आप देखोगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश। तो सकल निवेश क्या होता है, स्थिर और इन्वेंट्री, इन दोनों का योग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की वह विधि, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आएगा, व्यय विधि आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना की जो व्यय विधि है, ठीक है, उसमें हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे। तो देखिए पुरानी वस्तुओं की जो खरीद होती है, बिक्री होती है, उसको हम शामिल नहीं करते हैं। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो शेयर होता है आपके, बॉन्ड होते हैं, उनकी खरीद को भी हम शामिल नहीं करेंगे। उनके ऊपर जो खर्चा किया गया उसको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन शेयर और बॉन्ड की जो बिक्री होती है ना, उस पर जो ब्रोकर उनका कमीशन शामिल किया जाता है। लेकिन शेयर और बॉन्ड की जो खरीद हुई, उसको खरीदने पे जो पैसा खर्च किया गया है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और फिर मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो खर्च हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स पर, ये सारे खर्चे शामिल नहीं किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से सकल स्थिर पूंजी निर्माण का घटक नहीं है। ठीक है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण का मतलब आपका क्या हो गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश इसको हम कहते हैं। और स्थिर निवेश में हम क्या करते हैं, चाहे प्लांट मशीनरी के ऊपर जो खर्चा किया गया है, ठीक है, जिसको हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश करेंगे, इसको शामिल किया जाता है। फिर आपका ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मकान निर्माण पर जो व्यय होता है वो भी हम लेते हैं। यहाँ पे ग्रोस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम स्थिर निवेश में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि सकल स्थिर सार्वजनिक निवेश अगर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सरकार के द्वारा जो प्लांट मशीनरी के ऊपर खर्चा किया गया है वो भी आपका किसका भाग होगा, पूंजी निर्माण का, स्थिर पूंजी निर्माण का होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्थिर में नहीं आएगा आपका। ठीक है, माल सूची निवेश जो है वो अलग होगा, इसका घटक नहीं है। अगला है, निम्न में से क्या सही है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है, माल सूची निवेश आप कैसे निकालोगे, किसी वर्ष के अंत में स्टॉक कितना है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है माइनस प्रारंभिक स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सी ऑप्शन यहाँ पे। अगला है, निम्न में से कौन से समूह अंतिम व्यय के भाग हैं। ठीक है, अंतिम व्यय में जब हम व्यय विधि के आधार पर राष्ट्रीय की गणना करते हैं तो उसमें हम परिवार क्षेत्र को भी लेंगे। परिवार क्षेत्र के द्वारा जो खर्चा किया गया है आपका सी, उत्पादकों के द्वारा जो खर्चा किया गया है आपका आई, ये भी लिया जाएगा। ठीक है, सरकारी क्षेत्र का जो खर्चा होता है जी, ये भी लिया जाएगा। और एक आपका फॉरेन सेक्टर होता है जिसके खर्चों को आप क्या कहते हो, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। तो ये सारे खर्चे हम लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये तीनों अंतिम व्यय के भाग होंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है, शुद्ध निर्यात क्या होता है। एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट को माइनस कर दोगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, चालू कीमतों पर उत्पाद को कहा जाता है।
ठीक है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट आपका क्यू है, उसको अगर आप क्या करोगे, चालू वर्ष की कीमतों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चालू वर्ष की कीमतों से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, इससे नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद आएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और अगर हम बेस ईयर की प्राइस ले लें, स्थिर कीमत को अगर ले लें, कांस्टेंट प्राइसेस को अगर आउटपुट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपका क्या आएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आएगा। ठीक है, रियल। तो यहाँ पे चालू कीमतों का पूछा हुआ था, इसलिए कौन सा होगा आपका, नॉमिनल जीडीपी होगा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सही होगा। अगला देखते हैं, आधार वर्ष की कीमतों पर उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जो आउटपुट आपका है क्यू, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, कौन सी प्राइस से, आधार वर्ष की। ठीक है, आधार वर्ष की जो कांस्टेंट प्राइस होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, रियल जीडीपी आएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आएगा। तो आधार वर्ष की कीमतों पर जो उत्पादन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी कहेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, रियल जीडीपी शोज, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो वास्तविक सकल घरेलू आप कैसे निकालोगे, मतलब जो उत्पादन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करने से जो उत्पादन की मात्रा है उसमें परिवर्तन का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ती है, रियल जीडीपी, इसका मतलब क्या हो गया, उत्पादन बढ़ा है। और अगर जीडीपी कम होती है, इसका मतलब क्या हो गया, उत्पादन कम हो गया, क्योंकि हम प्राइस कौन सी ले रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है आपकी। ठीक है, रियल जीडीपी में प्राइस क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, केवल उत्पादन में परिवर्तन का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। रियल जीडीपी जो है वो केवल उत्पादन में परिवर्तन को बताती है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट ली गई है, उसके बाद में भी अगर जीडीपी बढ़े, इसका मतलब कारण क्या होगा आपका, ये प्रोडक्शन बढ़ गया है इसलिए आपकी जीडीपी बढ़ गई है। अगला है नॉमिनल जीडीपी शोज। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हम क्या करते हैं, जो उत्पादन की मात्रा होती है उसको हम करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीमतों में अगर वृद्धि होती है और उत्पादन अगर नहीं बढ़े, ठीक है, तो भी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। और उत्पादन भी बढ़ता है, कीमतें भी बढ़ती हैं, तो भी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद होता है उससे कीमत और उत्पादन दोनों में परिवर्तन का पता चलता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, किसी देश की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने से जो वेलफेयर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कल्याण में क्या होगी, कमी आएगी। अगला है, सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करता है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क अगर बनाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, लोगों का जो कल्याण है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, वेलफेयर क्या होगा, इससे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए कोई उत्पादक कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन लोगों को कल्याण के साथ में संबंध होते हैं, लोग वहां पे जाके अच्छी हवा लेंगे जैसे, इसका मतलब क्या हो गया, उनका वेलफेयर बढ़ेगा। तो सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करने से क्या होगा, वेलफेयर, कल्याण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, गैर मौद्रिक लेन देन से क्या होगा, ड्यू टू नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मतलब अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम है, जो लेन देन हो रहा है वो वस्तुओं का वस्तुओं के बदले में अगर लेन देन होता है तो राष्ट्रीय आय में आप किसको शामिल करोगे, जीडीपी में, जो मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है उसको हम शामिल कर पाएंगे। वस्तुओं के रूप में जो लेन देन होता है वो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हो गया, इससे जीडीपी क्या होगी, घटेगी। लेकिन लोगों का वेलफेयर के साथ में संबंध, क्योंकि लोगों ने कंज्यूम किया है, उपभोग उनका बढ़ रहा है, इसका ऐसा करने से, इसका मतलब क्या हो गया, उनके कल्याण में तो वृद्धि होगी लेकिन जीडीपी क्या होगी, घटेगी इससे, क्योंकि उनका मूल्य शामिल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए कि गैर मौद्रिक लेन देन अगर, मतलब बार्टर सिस्टम अगर अप्लाई होता है किसी अर्थव्यवस्था में तो इससे लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा लेकिन जीडीपी में कमी आएगी, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते हैं। अगला है, नदी के पास प्लांट स्थापित करने से क्या होगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में नदी के पास में अगर कोई प्लांट स्थापित किया गया है तो प्लांट स्थापित करने से क्या होगा, उसमें प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब आउटपुट तो क्या होगा, बढ़ेगा।
लेकिन प्लांट स्थापित करने से क्या होगा, हो सकती है कि नदी का पानी खराब हो जाए या फिर पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब लोगों का जो वेलफेयर है वो क्या होगा, घटेगा। तो प्लांट स्थापित करने से जो जीडीपी है वो तो बढ़ेगी, लेकिन वेलफेयर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जीडीपी में वृद्धि होगी, कल्याण में कमी होगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नदी के पास प्लांट स्थापित करने से जीडीपी बढ़ेगी, कल्याण में कमी आएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सार्वजनिक पार्क के प्रयोग से कल्याण बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क अगर ज्यादा बनेंगे, लोग उनका प्रयोग करेंगे, उनका वेलफेयर बढ़ता है। जीडीपी का अगर समान वितरण होगा तो इससे कल्याण बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेलफेयर बढ़ेगा। और जीडीपी का ऊंचा स्तर ऊंचा कल्याण दर्शाता है, ये सही है, लेकिन हमेशा ऊंचा कल्याण दर्शाता है, ये बात गलत है। ठीक है, जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा होना हमेशा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जीडीपी बढ़ने से अगर जो आय का वितरण है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान वितरण अगर ऐसा होता है, मतलब गरीब लोगों की आय कम हो जाती है, अमीर लोगों की आय बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ जाती है, तो ये वेलफेयर नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? सी ऑप्शन है हमारा। अगला देखते हैं, निम्न में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, हस्तांतरण भुगतान होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसको सम्मिलित करेंगे? देखो, फैक्टर इनकम को सम्मिलित करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को सम्मिलित नहीं करेंगे। फाइनल गुड्स की वैल्यू को सम्मिलित करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को सम्मिलित नहीं करेंगे। और जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है उनको बेचने से जो आय मिली उसको भी हम सम्मिलित नहीं करेंगे। लेकिन इनको बेचने से जो ब्रोकर हैं, उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी हैं, उनको जो कमीशन मिला है उसको ऐड करेंगे। तो वित्तीय संपत्तियों की जो बिक्री होती है उस पर जो ब्रोकरेज होता है, जो कमीशन होता है, वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अप्रत्याशित लाभ को भी सम्मिलित नहीं करते हैं, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, निजी आय में जोड़ा जाएगा इसको। ठीक है, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, क्योंकि लोगों की आय को बढ़ा रहा है, और पुरानी वस्तुओं की खरीद को तो नहीं जोड़ा जाता है। तो उपरोक्त सभी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? पूंजी स्टॉक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, निवेश कहते हैं, विनियोग कह सकते हैं, या कैपिटल फॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं, पूंजी निर्माण भी इसको कहा जाता है। अगला है, व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋणों पर ब्याज का जो भुगतान किया गया है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों ने जो उधार लिया है, माना कि रिजर्व बैंक से उधार लिया है, तो उन्होंने उत्पादक कार्यों के लिए उधार दिया होगा पैसा, और इसलिए उनको ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। इसका मतलब इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान किया गया है, ये उत्पादक कार्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए शामिल किया जाएगा। और वित्तीय परिसंपत्तियों की जो बिक्री एवं खरीद है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ठीक है, इनको खरीदना या बेचना जो है वो राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। और इनके ऊपर जो कमीशन अगर बन रहा है कोई, वो तो शामिल किया जाता है। और फिर अंतिम प्रश्न आज का है हमारा, एनडीपी मार्केट प्राइस जो है वो इनमें से किसके बराबर होगी? तो देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को, घिसावट को माइनस कर देंगे, तो देखिए जीडीपी था, ग्रोथ था आपका, ग्रोथ में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ये क्या बन गया? एनडीपी मार्केट प्राइस बन गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर देखिए, जो आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट था, उसमें अगर आप एनएफआईए को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, सेकंड तो नहीं होगा। थर्ड आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, उसमें आपने अगर एनआईटी को प्लस कर दिया, क्या बन जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस किया तो ये बन जाएगा मार्केट प्राइस। तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अध्यापक द्वारा अपने घर पर पढ़ाने से हुई आय किसका भाग है? ठीक है, एक जो टीचर हैं वो घर पे क्या कर रहा है? बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है।
तो उससे जो इनकम होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी, वो किसका भाग होगा इनमें से? ठीक है, मिक्स्ड इनकम का भाग होगा, डोमेस्टिक इनकम का भाग होगा, या फिर वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, या फिर इन सभी का होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही आपको? कि एक अध्यापक है, टीचर है, वो अपने घर पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाता है, और उस पढ़ाने से जो उसको इनकम हुई है वो किस में शामिल की जाएगी इनमें से?